मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रिय विनोद चरित्र है। उसकी चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। कहा जाता है कि उसका जन्म वर्ष 1207 में तुर्की के होरोतो नामक एक गांव में हुआ था और वर्ष 1237 में वह अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नगर में बस गया, जहां ईस्वी 1285 में उसकी मृत्यु हो गई। तुर्की में वह नसरुद्दीन होजा या खोजा के नाम से मशहूर है, पर अन्य देशों में उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नसरुद्दीन, अवंती, अतेंती, आपंती, रूमेलिया का जोहा आदि। लंबी दाढ़ी और बड़ी सी पगड़ी वाला खोजा एक ऐसा पात्र है जो अपने दुबले पतले गधे पर बैठकर जगह जगह देश परदेश घूमता फिरता है। वह अपनी अनोखी सूझबूझ, तेज बुद्धि, साहस और हास्य व्यंग्य विनोद से सबको चकित कर देता है। उनके किस्सों में सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन वो उपदेश के रूप में नहीं होते। उनकी हास्यास्पद हरकतें होती है जो आखिर में कोई ना कोई संदेश देती हैं। वैसे भी व्यंग्य में कही हुई बात ही लोगों के याद रहती है। ओशो अक्सर अपनी बातों में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों का जिक्र करते थे। यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन के कुछ किस्से हैं जिससे उनकी हाजिर जवाबी का पता चलता है, और यह भी कि कैसे वे हंसी हंसी में बड़ी बात कह देते थे। एक बार की बात है, खोजा गांव गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयां इतनी सस्ती होती थीं कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिल्ली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। ये उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर, सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि ये रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ, जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूं, वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। एक बार की बात है, खोजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहां और कोई तो शिकार करने योग्य जानवर मिला नहीं। एक पहाड़ी बकरी जरूर उसके हत्थे चढ़ गई। खोजा उसका शिकार कर घर ले आया। पत्नी ने बकरी का गोश्त एक देगची में पकाया। खोजा ने अपने कुछ इष्ट मित्रों को दावत दी। सबने मिलकर पहाड़ी बकरी का गोश्त खाया।
सभी दोस्त खोजा की तीरंदाजी और मेहमान नवाजी की प्रशंसा करते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन कुछ आवारा किस्म के नौजवान खोजा के घर पहुंचे और उससे बोले, खोजा भाई, हम तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुम एक पहाड़ी बकरी मारकर घर लाए हो। उसका लजीज गोश्त हमें नहीं खिलाओगे? खोजा उन नौजवानों की बात सुनकर समझ गया कि ये लोग मुझे हैरान करने के लिए यहां आए हैं। पहले तो उसने यही सोचा कि इनके मुंह लगाना ठीक नहीं है, इन्हें विदा कर देने में ही भलाई है। फिर उसे लगा कि नहीं, यदि मैंने इनसे कहा कि कुछ नहीं बचा तो ये लोग किसी और चीज की मांग कर सकते हैं। इसीलिए मना करने का कोई बहाना बनाने की बजाय खोजा मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, आओ बैठो। फिर खोजा ने बकरी की बची खुशी हड्डियों को देगची में डालकर उबाला और प्रत्येक को एक एक कटोरा शोरबा थमाकर बोला, लो पियो, ये है गर्मा गर्म शोरबा, पियो। ये किस चीज का शोरबा खोजा? उन्होंने पूछा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बकरी के मांस के शोरबे का शोरबा पिला रहा हूं, खोजा ने कहा। तीसरे दिन दूर से कुछ अजनबी घुड़सवार खोजा के पास आए और अपना परिचय स्वयं देते हुए बोले, खोजा, हम सब तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुमने एक मोटी ताजी पहाड़ी बकरी का शिकार किया है। उम्मीद है हमारी खातिर करने में कंसूजी नहीं करोगे। खोजा ने तुरंत जान लिया कि ये भी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाले दर्जे के लोग हैं। इनसे निपटने का वही तरीका अपनाना ठीक रहेगा जो कल वाले नौजवानों पर अपनाया था। अगले ही पल खोजा ने उन सभी को अपने कमरे में बैठा लिया, फिर एक बड़े से तसले में गंदा पानी भरकर उनके सामने रख दिया। प्रत्येक के कटोरे में एक एक करछी गंदा पानी डालकर उसने उनके सामने रख दिया। फिर बोला, तुम लोग मेरे माननीय मेहमान हो, मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बकरी के गोश्त का शोरबा पिला रहा हूं। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि जैसा देव वैसी पूजा। एक बार की बात है, खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहां अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वही यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए थे। चूंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए जब भी उसे होता, वह ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने इसके बारे में कई लोगों से सुना जरूर था कि वह महा आलसी है, अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। संयोग से एक दिन वह आदमी खोजा से टकरा गया। खोजा ने उससे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दे दी। उस दिन वह आदमी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। पहुंचना ही था, चूंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। इसीलिए उसने पिछले 3 दिन से खिन्न भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना ही है, तब पेट भरकर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में खोजा को निर्देश दिया, खोजा, कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले जरा हाथ धो लूं। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों, क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है, एक छोटी सी चीज की। वह कौन सी चीज है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खाना ही नहीं मिलेगा, यह सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोर से जाग उठी। इससे पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डालकर जाया करे, उसने खोजा के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी खटाखट एक ही बार में पी लिया।
4 दिन के भूखे पेट में ज्यों ही पानी पहुंचा, उसने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ गया और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वह आलसी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। वह खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। खोजा ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वह उससे कन्नी काटने लगा था। एक बार की बात है, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था। उस समय उसे 3 सवाल सूझे। उसने उन सवालों को अपने दरबारियों को बताया और उनसे उन सवालों के जवाब पूछे। वे सवाल इस तरह थे: लड़का किसका अच्छा दांत, किसका अच्छा खूबी, कौन सी? अच्छी सारे दरबारी इस पर विचार करने लगे। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद बादशाह का आला अफसर उठकर खड़ा हुआ और बादशाह के सवालों के जवाब देने लगा। वह बोला, बादशाह सलामत। लड़का तो बादशाह का ही अच्छा होता है, दांत हाथी का अच्छा होता है, खूबियों में इल्म सबसे अव्वल होता है। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। खोजा उस समय वहां मौजूद नहीं था। बादशाह को यह उम्मीद थी कि इस मौके पर खोजा यहां होता तो जरूर कोई निराली बात बताता। ये सोचकर उसने खोजा को बुला लाने के लिए नौकर को खोजा के घर भेज दिया। नौकर गया और खोजा को बुला लाया। बादशाह ने खोजा से वही 3 सवाल पूछे। जवाब में खोजा ने कहा, आलम पनाह, लड़का गाय का सबसे अच्छा होता है, दांत हल्का अच्छा होता है, खूबियों में हिम्मत सबसे बढ़कर होती है। बादशाह ने यह सुनकर खोजा से कहा, खोजा, तुम जो कह रहे हो क्या उसे साबित भी कर सकते हो? हाँ जहांपना, साबित भी कर सकता हूं, खोजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। तो साबित करो। हाँ हाँ, अभी लीजिए। खोजा ने बताना शुरू किया। आलमपना, गाय का बेटा यानी बछड़ा इसीलिए सबसे ज्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल में जोतकर किसान अनाज बोता और उगाता है। यदि बछड़ा न हो तो जमीन कैसे बोई जा सकती है? यदि जमीन न बोई गई तो अनाज कैसे पैदा हो सकता है? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है। उसके गोबर से ही तो खाद बनती है, जिससे किसान की पैदावार बढ़ती है। रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब तो वह सुन लीजिए। दांत हल्का इसलिए अच्छा होता कि उसी के द्वारा जमीन जोती और बोई जाती है, जिससे पैदावार बढ़ती है और आपका सबका जीवन चलता है। जरा सोचिए हुजूर, जब जमीन बोई ही न जाएगी तो दुनिया खाएगी क्या? अब तीसरे प्रश्न का जवाब भी सुन लीजिए। मैंने कहा है कि खूबियों में सबसे बढ़कर हिम्मत होती है, क्योंकि हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उसमें हिम्मत नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हर इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, तभी कोई सिद्ध हो सकता है। खोजा ने तीनों सवालों के जवाब इतनी असरदार आवाज में दिए कि बादशाह को तसल्ली हो गई। उसको खोजा की बुद्धिमानी पर पहले से ज्यादा यकीन हो गया। उसकी नजरों में खोजा की इज्जत और भी बढ़ गई। एक बार की बात है, एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्यों ना कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए? आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं। आलम पनाह। खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है, तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हाँ जहां पना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा, उसे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती है? खोजा ने कहा, आलम पनाह, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला।
न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल आसान है। तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलम पना, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह है कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की, तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती हैं? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। एक बार की बात है, जब से खोजा काजी बना, उसकी अदालत में इंसाफ की गुहार लगाने वालों का तांता लगा रहने लगा। जिन गरीब लोगों के मुकदमे किसी और काजी के इलाके में आते थे, वे भी यह सोचने लगे कि काश उनका मुकदमा भी खोजा की अदालत में आ जाता। कई लोग ये दुआ करने लगे कि एक बार और बादशाह को सद्बुद्धि आ जाए। खोजा को काजी बनाकर बादशाह ने जो समझदारी और भलाई का काम किया है, उसी तरह यदि वह यह ऐलान कर दे कि मुल्क के तमाम मुकदमे खोजा की अदालत में ही होंगे, तो उन्हें भी इंसाफ का मुंह देखना नसीब हो जाए। देखते ही देखते खोजा के इंसाफ डंका बजने लगा। डंके की यह आवाज बादशाह के कानों तक भी पहुंची। बादशाह ने एक दिन खोजा को अपने दरबार में तलब कर लिया। दरअसल बादशाह अपने और तमाम काजियों और अधिकारियों के सामने खोजा से यह जानना चाहता था कि वह ऐसा इंसाफ कैसे करता है जिसे सुनने के बाद जिसके पक्ष में इंसाफ सुनाया गया, वह तो खुश होता ही है। जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया, वह भी अपनी फरियाद लेकर किसी और अदालत में पेश नहीं होता। बादशाह चाहता था कि खोजा के इंसाफ का तरीका अन्य काजी भी अपनाएं, जिससे आवाम में बादशाह की ओर भी वाह वाह हो। खोजा के पहुंचने पर बादशाह बोला, खोजा, हमने सुना है कि तुम्हारे पास काम का बहुत अधिक बोझ है। हम तुम्हारा बोझ कुछ काम करना चाहते हैं। तुम इन दूसरे काजियों को अपना इंसाफ करने का तरीका बताओ, ताकि ये भी उस पर अमल कर सके। इससे एक तरफ तुम्हारा काम का बोझ कुछ काम होगा, दूसरी तरफ प्रजा जल्दी से जल्दी और भी खुशहाल हो जाएगी। बादशाह की नेक बातें सुनकर खोजा बोला, जहांपना, जहां तक मेरे इंसाफ करने के तरीके की बात है, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। इंसाफ की गद्दी पर बैठने के बाद मैं ये जानना गवारा नहीं करता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन मेरा है और कौन पराया, किसकी जेब में क्या है और किसकी पहुंच कहां तक है। अब रहा सवाल प्रजा को खुशहाल करने का, तो उसका तरीका तो बहुत आसान है। बस जरूरत है नेक नीयत की। अगर आप वह तमाम अनाज और पैसा जिसे आपके हुक्म से प्रजा से वसूल किया गया है, जिसमें से कुछ आपके खजाने तक पहुंचा है और कुछ आपके मुलाजिमों के तहखाने में जमा है, जिनसे वसूला गया है, उन मजलूमों को लौटा दें, तो आपकी रियासत मेरे जैसे काजियों के इंसाफ के बिना ही खुशहाल हो जाएगी। एक बार की बात है, बादशाह खोजा को काजी बनाने जा रहे हैं। ये खबर सुनते ही एक कंजूस सेठ ने भी खोजा को खाने पर बुलाया। हालांकि सेठ जानता था कि खोजा अमीरों का नहीं, गरीबों का हित चिंतक है, पर उसका ख्याल था कि हो सकता है खोजा भी कोई ओहदा पाने के बाद गरीबों से मुंहमौत धले और अमीरों की हां में हां मिलाने लग जाए। पर कहते हैं ना, आदत अच्छी, बद्दी मुश्किल से छूटती है। यही सेठ के साथ भी हुआ। जब खोजा सेठ के घर खाना खाने आया, तो सेठ ने अपना कटोरा तो दूध से ऊपर तक भर लिया
और खोजा को आधे कटोरे से भी कम दूध परोसते हुए कहा, लो भाई, दूध पी लो, आज मेरा खानसामा नदारद है, इसीलिए और कुछ तो बन नहीं सकता, कटोरा भर दूध हाजिर है। खोजा बोला, सेठ जी, जरा एक आरी तो दीजिए। आरी का क्या करोगे खोजा भाई? सेठ ने हैरानी से पूछा। खोजा बोला, बात यह है कि इस कटोरे का ऊपरी हिस्सा फालतू है। बेहतर यही होगा कि पहले मैं कटोरे के इस ऊपरी हिस्से को आरी से काट दूं। खोजा की बात सुन सेठ जोर जोर हंसने लगा। वह हंसता रहा, हंसता रहा। जब उसने देखा कि उसकी हंसी में खोजा शामिल हो ही नहीं रहा, तो अचानक चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस समय उसे यूं राक्षसों की तरह नहीं हंसना चाहिए था। अब भूल सुधार का एक ही उपाय है कि कोई हल्की फुल्की बात शुरू करके माहौल को बदला जाए। अपनी हंसी के दौरान सेठ को राक्षस का विषय बनाते हुए खोजा से पूछा, खोजा, तुम तो हजारों औंधे सीधे लोगों से मिलते हो, अब काजी बन जाने के बाद और भी ज्यादा लोगों से मिलोगे। क्या तुम कभी राक्षस से भी मिले हो? मैं जीवन में कम से कम एक बार किसी राक्षस से मिलने की तमन्ना रखता हूं। क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो? खोजा बोला, जरूर, आप तो रोजाना एक राक्षस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि रोजाना सुबह उठते ही आईने में अपनी शक्ल देख लिया करें। खोजा की बात सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, यह शख्य जो मेरे बारे में इतनी खराब राय रखता है, आधे वक्त में मेरा लिहाज कतई नहीं करेगा। खोजा के जाने के बाद सेठ ने इस समझदारी के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाई कि अच्छा हुआ जो मैंने आधा दूध ही खर्च किया। कहीं मुर्ग मुसल्लम बनवा लिया होता तो मैं अच्छे खासे घाटे में रहता। एक बार की बात है, एक दिन जब से बादशाह बाजार से लौटा था, तब से वह बेहद उदास था। महल मुलाजिम हैरान थे कि वहां न तो कोई मनहूस मंजर देखने को मिला, न कोई फरियादी ही टकराया। फिर भी बादशाह जब से लौटा है, उदास क्यों है? बादशाह ने अपनी सभी वजीरों को बुलाकर अपनी उदासी की वजह बताई, लेकिन किसी ने समाधान नहीं बताया। महल के आम मुलाजिम ने तो कुछ देर हैरान रहने के बाद यह सोचकर इस हैरानी को अपने से दूर पटक दिया कि बादशाहों का क्या है, वे तो जिस बात पर बेहद उदास होना चाहिए उस पर बेसाख्ता खिलखिलाते हैं, और जिस बात पर इंसाफ चाहिए उस बात या वाकये पर मुंह लटका है। अलबत्ता बादशाह के खुश या उदास रहने तक उन्हें भी वैसा ही चेहरा बनाए रखना होता था, सो सभी वही कर रहे थे। उधर बादशाह था कि उसे अपनी उदासी और हैरानी को सुलझाए बिना चैन नहीं मिल रहा था। इसीलिए बादशाह ने खोजा को बुलाने का आदेश दिया। वह कई बार आजमा कर देख चुका था कि अकेला खोजा ही है जो हर मामले की सही वजह बताता है। खोजा पर बादशाह ने उससे अपनी हैरानी और उदासी की वजह बयान की। बादशाह बोला, खोजा, तुम्हें खबर होगी कि मैंने कुछ अरसे पहले इस हुक्म और छूट का ऐलान किया था कि राजधानी के तमाम बाजार आधी रात तक खुले रखे जा सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि इससे व्यापारियों को लाभ ही होगा और वे खुशी खुशी मेरे हुक्म का या इस छूट का लाभ उठा रहे होंगे। खोजा ने हामी भरी, जहां पना, वह ऐलान मैंने भी सुना था। यह तो उनके फायदे की बात थी, तो ऐसा आपका योजना वाजिब ही था। वही तो मैं जानता था, बादशाह बोला। पर आज जब मैं बाजार पहुंचा तो वहां एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिली, जबकि अभी आधी रात बीतना तो दूर, रात ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। मैं अपने तमाम वजीरों से पूछ चुका हूं, पर कोई भी इसकी वजह बता नहीं पा रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे व्यापारियों ने मेरे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? हुक्म न मानने वालों को क्या सजा दी जाए? बादशाह की हैरानी जानकर खोजा हंसते हुए बोला, जहां पनाह, आपका कोई भी मुलाजिम आपको इसकी सही वजह नहीं बता सकता। आप शायद नहीं जानते कि आपकी राजधानी में दिन दहाड़े किसी का लुट जाना आम बात है। ऐसे में देर रात तक व्यापारी या खरीद फरोख्त करने वालों की हिफाजत कौन करेगा? जिस पल हमारी राजधानी रात को अंधेरे में डूबी रहती है, फिर दुकानों में काम करने वालों को दुगुनी तनख्वाह कौन देगा?
रहा सजा देने का सवाल, तो सजा व्यापारियों को नहीं, उस मुलाजिमों को दीजिए जिनका काम लोगों की अमन चैन मुहैया कराना है। कहना ना होगा, बादशाह को यह इल्म होते देर ना लगी कि महल से फरमाना जारी करने देने से कोई उसका फायदा नहीं उठाने लगता। एक बार की बात है, एक बार बादशाह अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए घर घर घूमने निकला। वह जहां भी गया, लोग उसे बुरी हालत में मिले, लेकिन डर के मारे सभी ने यही कहा कि वह सब मजे में है। उन्हें बादशाह या उसके मुलाजिमों से कोई शिकायत नहीं है। इसी क्रम में बादशाह खोजा के घर भी पहुंचा। उसने देखा कि खोजा अपने बिना छत वाले घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा है। न तो उसे बादशाह के आने की खुशी है और न कहीं जाने की जल्दी। बादशाह ने खोजा से कहा, खोजा, जरा मुझे अपनी जमीनें तो दिखाओ। खोजा बोला, जहां पना, जमीनें कहां कहां से दिखाऊं? मेरी ज्यादातर जमीनें तो तहसीलदार के कब्जे में हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन ही बची है मेरे पास। ऐसा क्यों? बादशाह ने पूछा। खोजा ने बताया, कई साल सूखा पड़ने के कारण मैं जमीनों का लगान नहीं दे पाया था। बादशाह ने आगे पूछा, तुम्हारा अनाज कहाँ है? खोजा बोला, जहां पना। जैसा कि मैं बता चुका हूं, सूखा पड़ने से अनाज ज्यादा नहीं हुआ था। जितना हुआ था वह सारा का सारा आपके महल में पहुंच चुका है। तुम्हारे मकान की छत कहाँ है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा। उसे वह साहूकार ले गया जिससे मैंने फसल बोने के लिए बीज उधार लिया था, खोजा ने जवाब दिया। और तुम्हारे घर का फर्नीचर, चारपाई आदि, उन सब का क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। वह आयकर न चुका पाने के कारण काजी उठा ले गया, खोजा ने कहा। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने इस नियत से पूछा कि जैसे ही वह अपने बेटे को हाजिर करेगा, हम उसे अपनी फौज में मुलाजिम रखने का ऐलान करके इसे खुश कर देंगे। खोजा ने किसी को पुकारने के लिए आवाज देने की जगह सपाट सा जवाब दिया, हुजूर, जिला अधिकारी के जुल्म की वजह से उसकी मौत हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, वह कहाँ है? बादशाह ने थोड़ी मासूमियत के साथ पूछा। इस सवाल को करने से पहले सोचा था कि वह इस दुखी आदमी की पत्नी को इसके साथ न छोड़ने के लिए कहेगा, इस डर से कि उसे देखकर कहीं आप उस पर रीझ न जाएं, मैंने उसे छिपा दिया है। खोजा ने दो टूक लफ्जों में कहा। तुम्हारी हर बात झूठी है खोजा, आखिर तुम्हारी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर कहा। इस पर खोजा ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, ये बातें सच्ची हैं। दूसरों की तरह यदि मैं भी आपके सामने झूठ बोलता कि मजे में हूं, आपकी प्रजा होना गौरव की बात मानता हूं, आपके मुलाजिम बड्डे ये नेक और इंसाफ परस्त हैं, तो शायद आप इतने गुस्से में ना आते। बादशाह मुंह लटकाए खोजा के घर से निकला और किसी का दरवाजा खटखटाने की बजाय वह सीधा अपने महल की ओर चल पड़ा। एक बार की बात है, खोजा नसरुद्दीन के बारे में सोचते ही सोचने वालों के दिमाग में जो छवि उभरती थी, वह कुछ ऐसी हुआ करती थी। एक बड़ी सी अचकन पहने, सिर पर गोल टोपी लगाए, चूड़ीदार पायजामा पहने, गद्दे पर सवार लंबी दाढ़ी वाला आदमी। खोजा को कुछ नजदीक से जानने वालों के मन में जो उसकी तस्वीर थी, उसमें इतना और जुड़ जाता था कि वह ऐसा आदमी है जो देखने में तो लगता है, जहां से आ रहा है, जहां जा रहा है और जहां जब मौजूद है वहां से बेखबर है, लेकिन हकीकत में जिसका दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता है, जो हर समय हर कहीं नजर रखता है, जो सच को सच और झूठ को झूठ ही कहता है, जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो किसी लोभ या लाभ में कभी नहीं फंसता, जिसे किसी भी कीमत पर सच्चाई से नहीं डिगाया जा सकता, जो न मेहनत से जी चुराता है न किसी की जी हुजूरी करता है, जो बादशाह या वजीर सबके हित की सलाह देता है। लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि खोजा ने अपना हुलिया थोड़ा बदल लिया। सिर पर टोपी की बजाय बड़ा सा साफा बांध लिया। इस बदले हुए लिबास में वह सड़क पर भी निकल आया। ऐसा साफा आमतौर पर पढ़े लिखे लोग ही पहनते थे। खोजा इस नए लिबास में घर से निकलकर अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे देखकर एक आदमी ने गुहार की, जनाब आलिम फाजिल साहब।
मेरा ये खत तो पढ़ दीजिए। खोजा ने उससे कहा, माफ करना भाई, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये सुनकर वह आदमी बोला, तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं जनाब? जब आप इतना बद्धा साफा पहने हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लिखना पढ़ना ना जानते हो? बहुत अच्छा। अगर आप मेरे साफे में इतना दम है कि इसे पहनकर विद्या अपने आप आ जाएगी, तो ये साफा तुम पहन लो और अपना खत खुद पढ़ लो। वह आदमी तब भी मानने को तैयार नहीं था कि साफे वाला यह आदमी सच कह रहा है। उसने कुछ शिकायती लहजे में कहा, जनाब, आप तो मेरा एक खत पढ़ने के मामले में नखरे दिखा रहे हैं। आपकी जगह यदि मैं खोजा से टकराया होता, तो वह न केवल मुझे खत पढ़कर सुना देता, बल्कि हाथों हाथ इसका जवाब भी लिख देता। उस राहगीर की बात सुनकर खोजा के चेहरे पर हंसी आ गई। हंसते हुए उसने राहगीर से कहा, तुम ठीक कहते हो, खोजा ऐसा ही करता और अभी भी वैसा ही करेगा। मैं खोजा ही हूं, मैं पढ़ना भी जानता हूं और लिखना भी। मैं तुम्हें यह खत पढ़कर भी सुनाऊंगा और इसका जवाब भी लिखकर दूंगा। मैं दरअसल आप लोगों को यह बताने के लिए निकला हूं कि केवल साफा बांधने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। यदि आप मुल्ला नसरुद्दीन की और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी कहानियां अपलोड करूंगी।